हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। आज के इस सत्र में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण हमें मिले उसके लिए कौन सी दशाएं होती हैं, और वो दोनों दशाएं हम फेज डिफरेंस यानी कलांतर और पाथ डिफरेंस यानी पथांतर दोनों के टर्म्स में डिस्कस करेंगे। और बड़े ही आसान तरीके से बड़े कम समय में हम जल्दी से सीख लेने वाले हैं आज कैसे हम डिराइव करेंगे वो कंडीशन यानी कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आइए बिना डिले किए हुए हम आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक का डिस्कशन। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और इस डायग्राम को देखते ही आपने समझ लिया होगा कुछ कुछ इसके बारे में, क्योंकि हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में इंटरफेरेंस के बारे में, यंग्स डबल स्लिट के बारे में। और मेरे एक पुराने वीडियो में आप पूरा इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। वहां कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पर उसमें कुछ टेक्निकल कमियां रह गई थी। इस वजह से आज हम और अच्छे तरीके से अच्छे टेक्निकल चीजें यूज करके आपके साथ ये टर्म डिस्कस कर रहे हैं, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिससे आप इसे और भी आसानी से और भी अच्छे तरीके से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, डायग्राम देख के आपको समझ में आ गया होगा। मैंने नीचे लिंक भी दे रखा है आपके लिए। अगर आप इंटरफेरेंस में कोई कंफ्यूजन रह गया है, आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कोई कंफ्यूजन है, तो फ्रेंड्स जल्दी से नीचे लिंक में दिए हुए वीडियोस को रिवाइज कर लीजिए। और अगर इसका ओल्ड वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा वो वीडियो भी, आप उसे भी यूज कर सकते हैं जहां आपको जरूरत हो। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। डायग्राम को देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये एस क्या है। ये एस एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, एक प्रकाश का स्रोत है। कैसा प्रकाश? एक वर्णी प्रकाश का स्रोत है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक क्यों लेते हैं ये पिछले वीडियो में बताया है मैंने आपको शॉर्ट में। अगर ज्यादा आपको चाहिए, जरूरत है, तो कमेंट में जल्दी से आप लिख देंगे, है ना। अब यहाँ देखिए मोनोक्रोमैटिक हम क्यों लेते हैं, क्योंकि एक वर्णी यानी एक गिवन वेवलेंथ की जब आप लाइट लेते हैं तो ये वाली स्क्रीन पर आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। लेकिन अगर ये मोनोक्रोमैटिक नहीं है, यानी इसमें बहुत सारे कलर्स होंगे, बहुत सारे वेवलेंथ होंगे, तो हर कलर अपना अपना एक इंटरफेरेंस पैटर्न देगा। और वो सब जब ओवरलैप करेंगे अलग अलग कलर के इंटरफेरेंस पैटर्न, तो इस स्क्रीन पर हमें बहुत सी डिफरेंट कलर की पट्टियां दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस वाला वो पैटर्न नहीं मिलता जो हम मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स को यूज करके हमें मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हमने मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स लिया। और ये पॉइंट सोर्स है, इस वजह से इससे हर डायरेक्शन में चारों तरफ लाइट जाएगी। और ये उस लाइट का वेव फ्रंट है। ये वेव फ्रंट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तरंगाग्र इसके आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचे? S1 और S2 तक पहुंच गए, ठीक है। जैसे ही ये वेव फ्रंट S1 और S2 पर गिरते हैं, जाकर के S1 और S2 भी दो अलग पॉइंट सोर्स की तरह से बिहेव करने लगता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि यहां से फिर एक नई वेव फ्रंट आगे बढ़ने लगती है और यहां से भी अपनी अलग वेव फ्रंट आगे बढ़ने लगती है। जब ये दोनों सोर्स यानी S1 और S2 से चलने वाली वेव फ्रंट सुपरपोज करते हैं, अध्यारोपित होते हैं, तो उनके अध्यारोपण से इस स्क्रीन पर हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया कि O जो कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, यहाँ पर हमें एक ब्राइट फ्रिंज मिलती है। और इससे ऊपर जब जाते हैं तो फिर फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, ऐसे नीचे जाने पर भी नीचे की तरफ फर्स्ट डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे हमें
फ्रिंजेस मिलते हैं। तो ये तो है कि फ्रिंजेस हमें किस टाइप के मिल रहे थे, क्या पैटर्न है, लेकिन क्यों डार्क या ब्राइट होते हैं। जब हम ये पढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो इसको ब्राइट करती है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो डार्क करती है, आज हम वो कैलकुलेट भी करेंगे, उसका डेरिवेशन भी करेंगे और उसे समझेंगे भी। किसके टर्म्स में? फेज डिफरेंस यानी कलांतर के टर्म्स में, और पाथ डिफरेंस यानी पथांतर के टर्म्स में। और वेव वाले वीडियोस में आपने फेज क्या है यानी कला क्या है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। पिछले कुछ इंटरफेरेंस के जो वीडियोस हैं, जब उसे हमने पढ़ा तो हमने फेज और फेज डिफरेंस को और अच्छे से समझा है, ठीक है। तो उसके टर्म्स में आज हम वो कंडीशन निकालेंगे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब देखिए, S1 से एक वेव चल रही है और S2 से वेव चल रही है। किसी टाइम t पर, ये पॉइंट P पर, इन जनरल केस है ना, मिल तो कहीं भी सकती है, यहां मिल सकती है आकर के, ये यहां मिल सकती है, जहां आप स्टडी करना चाहें वहां आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहां हमने एक जनरल पॉइंट कंसीडर किया, P पॉइंट, ठीक है, जहां ये t टाइम पर मिलती हैं दोनों सोर्स से चलने वाली वेव्स, यानी S1 से चलने वाली वेव और S2 से चलने वाली वेव पॉइंट P पर t टाइम पर मिलती हैं। अब हम यहां आज क्या निकालने वाले हैं कि P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव, यानी कि P पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी। ब्राइट बनेगी तो S1 से आने वाली वेव और S2 से आने वाली वेव की t टाइम पर यहां पर फेज डिफरेंस कितना है या पाथ डिफरेंस कितना है, ठीक है। और यही चीज हम जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा तब देखेंगे कि अगर ये P पॉइंट जो है, P पॉइंट पर डार्क फ्रिंज अगर मिल रही है तो डार्क फ्रिंज मिलने की फेज के टर्म्स में क्या कंडीशन है या पाथ डिफरेंस के टर्म्स में क्या कंडीशन है। अच्छा, फेज डिफरेंस के टर्म्स का मतलब क्या हुआ? जो S1 से वेव आई और जो S2 से वेव आई, तो वेव का अपना फेज होता है, दोनों वेव के फेज का डिफरेंस क्या है, φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू डेल्टा फाई क्या है। और जब फेज डिफरेंस की बात ना करके हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं S1 से जो वेव पहुंच रही है P तक और S2 से जो वेव पहुंच रही है, तो S1 से चलने वाली S1 P डिस्टेंस कवर करती है और S2 से चलने वाली S2 P डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो S2P और S1P इस डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है उसको हम कहेंगे पाथ डिफरेंस, है ना। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और यही फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस कहें, ये डिसाइड करेगा कि P पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बनेगी या कि ब्राइट फ्रिंज बनेगी। यानी फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस, कलांतर या पथांतर, ये डिसाइड करेगा कि P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जिस रिजल्ट तक हम लोग पहुंचने वाले हैं उसे भी मैं शॉर्ट में स्टार्टिंग में इसलिए बता दे रही हूं कि उससे आप में इंटरेस्ट रहेगा कि हम ये रिलेशन कैसे डिराइव करेंगे, एंड तक कैसे पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कि S1 से और S2 से दो वेव P पर पहुंची, अगर P पर पहुंचने पर इन दोनों वेव का जो फेज डिफरेंस फाई है ना, इन दोनों के बीच जो कलांतर है उसकी वैल्यू अगर 2n पाई हमें मिलेगी। पाई तो आप जानते हैं 2 नंबर है, आप जानते हैं, और n क्या है, n कुछ भी नंबर हो सकता है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यानी 0 1 2 3 पूरा इंटीजर होगा, है ना, हाफ नहीं ले सकते। तो ये n की वैल्यू है। अगर ये कंडीशन P पर सेटिस्फाई होती है फेज डिफरेंस के लिए तो P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यानी संपोषी व्यतिकरण होगा। इसको आप याद कर लीजिए। वैसे भी डेरिवेशन करने के बाद तो हमें ये याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आप यूज करेंगे और अलग अलग और भी डेरिवेशन में हम इस कंडीशन को यूज करते हैं।
इसके अलावा जब हम पाथ डिफरेंस के टर्म्स में कहें, यानी S2P और S1P पाथ में कितना अंतर है जब P पर मिलती हैं दोनों वेव्स, तो पाथ डिफरेंस के टर्म्स में हम क्या कहेंगे कि ये अगर दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस n लैम्डा है, n ऑफ कोर्स वही नंबर है जो हमने ऊपर देखा, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एक्सेट्रा आगे तक, है ना। और लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है जो लाइट यहां से ट्रेवल कर रही है। अब ये ध्यान दीजिए कि S1 और S2 को हमने एक ही सोर्स से जनरेट किया है। इसका मतलब क्या है जी, बिल्कुल जो पिछले वीडियो में आपने मेरे साथ पढ़ा, S1 और S2 कोहेरेंट सोर्स हैं, कला संबद्ध स्रोत हैं। तो S1 और S2 की वेवलेंथ सेम होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं वो सेम होगी, है ना। एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि लगभग बराबर हो तो अच्छा पैटर्न हमें मिलता है, और पूरी तरह से बराबर है तो हमें बहुत परफेक्ट पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। लेकिन ये कंडीशन तो जरूरी है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इसकी बराबर होनी चाहिए, जो S1 से वेव चली और S2 से वेव चली, है ना। इसलिए यहां आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हम S1 से चलने वाली वेव के लिए वेवलेंथ लैम्डा ले रहे हैं, तरंग दैर्ध्य ले रहे हैं, ये S2 की वेव का, क्योंकि दोनों ही तरंगों के तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ बराबर होगी। और P पर पहुंचने पर अगर इन दोनों यानी S1 से जो वेव गई और S2 से वेव गई, इनके पाथ में अंतर, पथांतर, इनका पाथ डिफरेंस x की वैल्यू n लैम्डा है, जहां पे n 1 2 3 ये इंटीजर है, कोई भी कंप्लीट नंबर है, तो P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये फेज डिफरेंस के टर्म्स में कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने की, और ये पाथ डिफरेंस के टर्म्स में कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने की। अब फ्रेंड्स अगर हम सोचते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हमने देख लिया कंडीशन, लेकिन अगर P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव ना बन करके डिस्ट्रक्टिव बन रहा है तो ये क्यों बना होगा, है ना। कंस्ट्रक्टिव बना तो यही कंडीशन सेटिस्फाई हुई, लेकिन कंस्ट्रक्टिव ना हो करके किसी जनरल पॉइंट P पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई होगी। तो वहां कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है वो कंडीशन, उसे भी हम यहाँ डिराइव करेंगे, लेकिन पहले अभी हम उसे समझ तो लें। एक बार आप याद कर लीजिए कि अगर हम फेज डिफरेंस के टर्म्स में कहते हैं तो S1 से जो वेव गई और S2 से जो वेव गई, है ना, इन दोनों वेव के बीच जो फेज का डिफरेंस है यानी कलांतर है, उसकी वैल्यू अगर यहां पर आपको 2n+1 पाई मिलती है, 2n+1 पाई, है ना, ये पार्ट ब्रैकेट में अगर आपको ये मिलता है, जहां पे n, जी हाँ, जैसे पहले आपने लिखा था 0 1 2 3 एंड सो ऑन, अगर ऐसा आता है तो ये कंडीशन कहता है कि P पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी P पर डार्क फ्रिंज बन जाएगी। और पाथ डिफरेंस के टर्म्स में अगर कहें, यानी S1 से P तक जाने पर वेव और S2 से P तक जो वेव गई है, इन दोनों के पाथ का डिफरेंस कितना हो कि P पर डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशी व्यतिकरण बने। तो जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2n+1 लैम्डा बाई 2। जी हाँ, लैम्डा क्या है जी, बिल्कुल जो वेव चल रही है उसका वेवलेंथ है ना। और चूंकि S1 और S2 कोहेरेंट सोर्स हैं तो दोनों वेव का सेम वेवलेंथ होगा। और n कौन सा नंबर है, जी हाँ, बिल्कुल 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके का नंबर है। अगर P पॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण होगा। तो ये तो कंडीशन है जो हम अभी एंड तक आप वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए कितने आसान तरीके से इस कंडीशन को आप डिराइव कर लेंगे। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप डिराइव करके दिखाइए कि कौन सी कंडीशन होगी कि एक जनरल पॉइंट P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव, तो आप उसी प्रोसेस से उसे डिराइव कर लीजिएगा। और मैं पहले शॉर्ट में आपको ये भी बताऊं कि किन किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, उसके बाद बस हम वही स्टेप्स फॉलो करते चले जाएंगे और आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो स्टेप्स क्या होंगे फ्रेंड्स जी, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो S1 से वेव चली और S2 से वेव चली, वो इस रीजन में, इस क्षेत्र में
सुपरपोज करते हैं यानी अध्यारोपित होते हैं। जब वो अध्यारोपित होते हैं तो इंटेंसिटी यानी तीव्रता रिडिस्ट्रीब्यूट होती है, पुनर्वितरित होती है, यानी किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा किसी पे कम हो जाती है, यानी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन जाती हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण कहते हैं। जहां पे डार्क बनी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, विनाशी व्यतिकरण। जहां पे ब्राइट बनी यानी कि दीप्त फ्रिंज बनी वो क्या है, वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कहां से स्टार्ट किया हमने स्टार्ट किया सुपरपोजिशन से, अध्यारोपण से। जी बिल्कुल, तो वहीं से हम इसका डेरिवेशन भी स्टार्ट करेंगे। अगर फर्स्ट वेव को हम कहते हैं कि y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये फर्स्ट वेव की इक्वेशन ली। जी बिल्कुल, आप जानते हैं यही इक्वेशन लिखनी है हमें वेव की, हार्मोनिक वेव्स हैं। y1 उस वेव का डिस्प्लेसमेंट है और a1 वेव का एम्पलीट्यूड है यानी आयाम। और दूसरी वेव का हम लिख लें इक्वेशन y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब ये देखिए ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि S1 और S2 कोहेरेंट सोर्स हैं, कला संबद्ध स्रोत हैं, यानी इन दोनों की एम्पलीट्यूड यानी आयाम और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति सेम होगी। तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा और यहां पर भी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा, ठीक है। अब वेव का फेज यानी कला क्या होती है, जो साइन के साथ ये वाला एंगल है ये फेज है, ठीक है। तो फर्स्ट वेव के लिए फेज क्या हुआ, ओमेगा टी। अब सेकेंड वेव के लिए अगर आप फेज देखें तो फेज क्या है, कला क्या है, ओमेगा टी प्लस 5, है ना। अब देखिए ये इतना टर्म तो यहाँ टाइम पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसमें हमने कुछ फिक्स वैल्यू, ये फाई क्या है, फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसे हमने ओमेगा टी में ऐड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे टाइम के साथ जैसे जैसे इसका फर्स्ट वेव का फेज बदलेगा वैसे ही सेकेंड वेव का भी बदलेगा, है ना। लेकिन अगर दोनों वेव के फेज का डिफरेंस कहें यानी फेज डिफरेंस, कलांतर की बात कहें, तो ओमेगा टी प्लस 5 एक वेव का है, माइनस ओमेगा टी जो दूसरे वेव का है, ये डिफरेंस हुआ ना, अंतर हुआ दोनों के फेज का, ठीक है। जैसे हम लिख रहे थे वहां पे φ1 माइनस φ2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे फेज डिफरेंस हमने निकाला। तो जब फेज डिफरेंस हमने निकाला तो ये ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। फेज डिफरेंस क्या बचेगा, फाई, और फाई क्या है, फिक्स है। मतलब कि यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स होने के वजह से दोनों वेव के बीच का जो फेज का डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, और इसी कंडीशन के कारण आपको स्क्रीन पर पैटर्न यानी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आपको दिखाई पड़ेंगी, ठीक। अब दो वेव्स आपने ले लिया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस पे लगाएंगे तो आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको क्या कहेगा, वो कहेगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। जैसे ही इसको आप y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 लेके सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम जैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से हमें इन दो वेव्स के मिलने से, सुपरपोज करने से एक नई वेव बन जाती, दो वेव ने मिलकर एक नई वेव क्रिएट कर दी, है ना। मतलब जिसको हम कहते हैं कंबाइंड इफेक्ट, जिसे हम कहेंगे परिणामी तरंग, है ना, जो उसका रिजल्टेंट वेव आएगा। तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन भी कुछ इन्हीं वेव्स के टाइप की हमें मिलेगी। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट वेव ही हार्मोनिक वेव बनेगी। जैसे ही उस वेव की इक्वेशन हम निकालेंगे कुछ हमारी आएगी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। इस टाइप की वेव हमें मिलेगी। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, आयाम मिल जाएगा कैपिटल A, ठीक। अब यहां थोड़ा सा सोल्यूशन इसके बाद लगाएंगे जिससे हम निकाल लेंगे a स्क्वायर की वैल्यू, ठीक। एम्पलीट्यूड निकाल लिया, यहां से एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मिल जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियोस में जहां हमने इंटेंसिटी, तीव्रता की बात की थी कि a स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू i, है ना। और अगर सिंप्लिसिटी के लिए हम ये कह दें a स्क्वायर इज इक्वल टू i, हम मान ले a स्क्वायर i के बराबर है, यानी हमें P पॉइंट पर हमने a स्क्वायर निकाल दिया, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो उससे हमें क्या मिल गया, P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, परिणामी तीव्रता मिल गई, ठीक। और हम यही तो चाह रहे थे। अब हम देखेंगे कि ये जो I की इक्वेशन आएगी, इंटेंसिटी की इक्वेशन आएगी,
उसको चेक करेंगे कि कब ये मैक्सिमम होगी, यानी आई मैक्सिमम कब आएगा, यानी तीव्रता ज्यादा कब होगी, दैट मीन्स ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी, दीप्त फ्रिंज कब आएगी, और कब इंटेंसिटी मिनिमम होगी, यानी आई मिनिमम निकालेंगे। जिस कंडीशन में आई मैक्सिमम आएगा वही कंडीशन हमें क्या दे देगी, फेज के टर्म्स में और पाथ डिफरेंस के टर्म्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन जो अभी शुरू में बताई। और जिस कंडीशन में आई मिनिमम आएगा वहां फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस हमें दे देगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले केस में क्या कंडीशन होगी, जब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये तो है, हमने शॉर्ट में स्टेप्स आपको बता दिए हैं। अब देखिए इन्हीं जो स्टेप्स हमने बोले ना, अब बस इन्हीं स्टेप्स को हमें फॉलो करते जाना है और हम लास्ट रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप डेरिवेशन पूरा सीखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो ये स्टेप्स जानने के बाद आपको जाना नहीं है, इन स्टेप्स को मेरे साथ फॉलो करना है और लास्ट रिजल्ट यानी जो कंडीशंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई हैं वहां तक आपको पहुंच जाना है, जिससे एग्जाम में बिना गलती किए आप लास्ट रिजल्ट तक पहुंच जाएं और पूरा सही डेरिवेशन दे करके आए वहां पर। तो ये स्टेप्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, डायग्राम आपने समझ लिया है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे हमें इसका कैलकुलेशन करना है। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको स्टार्ट कराते हैं कि कैसे हम इसका कैलकुलेशन करें। तो स्टेप्स हम लोगों ने क्या लिए, स्टेप्स हमने लिया था y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी, ठीक है। फिर हमने क्या लगाया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया था, यानी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। जी बिल्कुल। अब इस पे ऊपर जो y1 y2 मिलेगा हमें, उसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी a1 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे मैं भूल गई हूँ ओमेगा टी प्लस फाई था, ठीक है, प्लस फाई आएगा, सेकेंड वेव की मैंने स्टार्टिंग में जो कंडीशन बताई थी आपको। a1 साइन ओमेगा टी आ गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। जी अब देखिए ये साइन ए प्लस बी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, वहां पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है और उसे हमें ओपन कर देना है। ये सच आ गया a1 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा a2। अच्छा ये साइन ए प्लस बी जब फॉर्मूला आप लगाते हैं तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। यहाँ देखिए किसकी तरह है, साइन ए प्लस बी, और क्या होता है साइन ए प्लस बी को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ ए की जगह क्या है ओमेगा टी और बी की जगह क्या है फाई, बस यही वैल्यू हमें रखना है जो मैंने बोला, साइन ए प्लस बी को ओपन करके साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये टर्म क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये टर्म आपका बन जाएगा यहाँ पर साइन ए यानी साइन ओमेगा टी कॉस बी, है ना, यानी फाई प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन ये a2 तो इससे बाहर है, दोनों के साथ आएगा ना, आप चाहें तो इसको ब्रैकेट लगा के कर सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर a2 है, अब अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक है। मैं सीधे ही कर लेती हूँ, आप करके दे, या चलिए ओपन करते हैं यहां से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसको ओपन करिए, थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है। अब यहां से देखिए यहां साइन ओमेगा टी है और यहां भी साइन ओमेगा टी है, तो इन दो टर्म्स को एक साथ लेके साइन ओमेगा टी हम इससे कॉमन निकाल दें। तो जब साइन ओमेगा टी आप कॉमन निकालेंगे फ्रेंड्स तो क्या बनेगा, ये साइन ओमेगा टी को लास्ट में कॉमन निकालें जिससे आगे सोल्यूशन थोड़ा सा इजी रहे। ये बच जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी, है ना,
प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये आ गया। अब देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा हमें कुछ मानना पड़ेगा चीजों को, है ना। क्यों? क्योंकि अब ये रिजल्टेंट वेव बन रहा है ना, ये y इज इक्वल टू आ रहा है। ये परिणामी तरंग दो जो y1 और y2 वाली दो वेव्स थी, उनके सुपरपोज करने से, उनके मिलने से जो रिजल्टेंट वेव आई है, ये उसकी इक्वेशन आपको मिली। ठीक, तो उसकी इक्वेशन को भी हमें y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी इसी फॉर्म में तो लिखना है। अब इस फॉर्म में लाने का हमें कोशिश करनी है ना। इस फॉर्म में लाने की कोशिश में हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहां हम कर सकते हैं कि इसकी जगह पर हम मान लें a cos थीटा, है ना। और यहां दूसरे वाले में ये a2 साइन फाई, है ना, A2 साइन फाई है। हम चलिए इसे पहले से ही ऐसा लिख देते, थोड़ा सा यहाँ पे हमें इंटरचेंज ही तो करना पड़ेगा, तो हम इसको पहले से ही ऐसे लिख लें जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो यहाँ पर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को, इसको हम लिख लेते हैं A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब A2 साइन फाई इसकी जगह पर हम ले ले, यहाँ A कॉस थीटा लिया ना, तो यहां पर हम ले लेते हैं A साइन थीटा। जैसे ही हम ये रखेंगे तो y इज इक्वल टू A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। इसमें से कैपिटल A हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप कैपिटल A कॉमन निकालेंगे तो देखिए क्या बनेगा, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं ना, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन बी, ऐसा पढ़ सकते हैं। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या होगा, साइन ए प्लस बी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए यानी ओमेगा टी प्लस बी यानी थीटा। देखिए वही आ गई ना जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था। अब ये आपकी रिजल्टेंट वेव आई, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए, और हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के, लेकिन हमने सिंप्लिसिटी की वजह से इंटेंसिटी को ए स्क्वायर के बराबर मान लिया। तो इंटेंसिटी हमें चाहिए, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए स्क्वायर की। अब ए स्क्वायर निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, आप देखिए ये टर्म किसके बराबर है, इसके बराबर, है ना, और ये वाला टर्म इसके बराबर है ना। तो ये दो इक्वेशन बनेगी, इसको इसके बराबर रख दें और इसको इसके बराबर रख दें, दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक यहां से बनेगी और एक यहां से बनेगी। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, देखिए आप कैसे आएगी इसकी वैल्यू, है ना। तो हमें यहां पे क्या मिला, हमें मिला ए कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई, और A साइन थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाई। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करें तो लेफ्ट लेफ्ट स्क्वायर होके ऐड होगा और राइट राइट स्क्वायर होके ऐड होगा। ठीक, जब इसको आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाला क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में, राइट साइड में A1 प्लस A2 कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई होल स्क्वायर। ठीक, अब लेफ्ट साइड में देखिए ए स्क्वायर को कॉमन लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, है ना। कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहें या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा कहें, और वो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा 1, और ए स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। और राइट साइड क्या आएगा, इसको ओपन करिए जरा सा, तो ये देखिए a प्लस बी, बी की जगह A2 कॉस फाई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए जी, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना जी। बिल्कुल यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, जहां पे कैपिटल A की जगह A1 और
कैपिटल बी की जगह A2 cos फाई होगा। जैसे ये फॉर्मूला आप रखेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉज स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 cos फाई। ओके, प्लस सेकेंड वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब इस टर्म को देखिए, इस टर्म के साथ तो A2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉज स्क्वायर फाई, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज 1, यानी साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉज स्क्वायर फाई भी 1 होगा। फाई तो एनी एंगल है, तो यहां हमें क्या मिल जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म बचा, इसको लिख लेंगे 2A1 A2 cos फाई, और ये हो गया A स्क्वायर, और A स्क्वायर को हमने किसके बराबर माना, इंटेंसिटी, है ना, प्रोपोर्शनल था पर सिंप्लिसिटी की वजह से हमने इक्वल ले लिया उसको। तो ये हमें मिल गई रिजल्टेंट इंटेंसिटी P पॉइंट पर, है ना। अब P पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। इसको देखिए, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम हो। लेफ्ट साइड मैक्सिमम कब होगा, जब राइट साइड मैक्सिमम हो। और राइट साइड में ये एम्पलीट्यूड फिक्स है, ये एम्पलीट्यूड फिक्स है, ये एम्पलीट्यूड्स फिक्स हैं। तो यहां टाइम के साथ चेंज क्या होगा, फेज डिफरेंस फाई, है ना। क्यों, क्योंकि हमने क्या माना था, y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो टाइम के साथ ये और ये वेरी करता है पॉइंट, लेकिन ये गिवन पॉइंट पर फिक्स है। पॉइंट बदलेगा, पाथ बदल रहा है तो फाई बदल जाएगा, पर गिवन पॉइंट पर फिक्स है। तो गिवन पॉइंट पर ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी कि मिनिमम, वो इस फाई की वैल्यू पर ही डिपेंड करती है। ठीक, अब जब इस फाई की वैल्यू पर डिपेंड करती है तो ये फाई कितना हो कि आई मैक्सिमम हो जाए। इक्वेशन को देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि कॉज फाई है, और आप जानते हैं कि कॉज फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1, और ये +1 कब आती है, जब ये फेज फाई जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2n पाई, है ना, जहां n की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। अब देखिए, ये n अगर 0 है तो फाई की वैल्यू 0, cos 0 डिग्री क्या होता है, +1। n अगर 1 है तो फाई की वैल्यू 2 पाई, और cos 2 पाई क्या होता है, +1। इसी तरीके से आप आगे भी चेक कर लीजिए, तो cos फाई +1 आएगा इस कंडीशन में, है ना, यानी इसी कंडीशन में आई की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ठीक, तो ये कंडीशन किसकी हो गई, जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो ये फेज डिफरेंस के टर्म्स में हो गई वो कंडीशन जबकि इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने की कंडीशन है। पी पॉइंट पर इतना फेज डिफरेंस अगर होगा दोनों वेव का तो पी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर फाई की ये वैल्यू हम रखें तो ये आई क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। क्यों, क्योंकि cos फाई तो हो गया +1, और +1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और इसकी वैल्यू क्या बन गई, देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू A प्लस B होल स्क्वायर था ना, वही फॉर्मूला यहां लगाइए, A की जगह A1, B की जगह A2, तो उसका होल स्क्वायर इतना ही तो होगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाना आप जानते हैं, A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इसी तरीके से देखें अगर इस इक्वेशन में ही, तो ये मिनिमम कब होगा, जब cos फाई मिनिमम हो, और cos फाई मिनिमम कब की वैल्यू क्या होती है, -1। cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, cos फाई की मिनिमम वैल्यू -1, और -1 कब आता है, जब फाई की वैल्यू कितनी हो, 2n + 1 पाई जी, और n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू होगी आपकी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना, जैसे ऊपर हम लोगों ने लिया था। तो cos फाई हो जाएगी मिनिमम यानी -1, और जैसे ही cos फाई को हम -1 लिखेंगे तो आई मिनिमम आ जाएगा, यानी मिनिमम इंटेंसिटी आपको मिलेगी। मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी, मिनिमम इंटेंसिटी आएगी A1 स्क्वायर
प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1A2, क्योंकि cos फाई कितना हो गया -1। जी अब तो आप पहचान गए होंगे, यहां कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, यहां आप लगा सकते हैं A माइनस बी होल स्क्वायर, है ना, A माइनस बी होल स्क्वायर का। तो यहां क्या आ जाएगा A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, है ना, A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। क्या होता है A माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक, A माइनस बी होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो A की जगह A1 और B की जगह A2 रख दीजिए, यही आ जाएगा। ये तो हमने आई मिनिमम और आई मैक्सिमम निकाल लिया, और फेज के टर्म्स में हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन जो डिराइव की, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन डिराइव की। ठीक, अब अगर आपसे कहा जाए कि पाथ डिफरेंस के टर्म्स में बताइए जरा सा, तो यहीं से निकल जाएगा। जो फेज डिफरेंस के टर्म्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था, फाई इज इक्वल टू 2n पाई, जहां पे n क्या है 1 2 0 से शुरू करना था हमें, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप सोचिए कोई वेव जब लेते हैं हम, हार्मोनिक वेव की बात करते हैं अगर, है ना, ऐसे चलती है आपकी हार्मोनिक वेव, तो यहां से यहां तक जब जाती है तो फेज वैल्यू कितनी होती है 2 पाई। ठीक, और यहीं से यहां तक जब जाती है तो कितना डिस्टेंस ये कवर करती है, पाथ डिफरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करती है, यानी वेवलेंथ लैम्डा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 पाई फेज डिफरेंस इक्विवेलेंट होगा पाथ डिफरेंस लैम्डा के, बराबर नहीं कह रहे हैं, तुल्य कह रहे हैं, इक्विवेलेंट कह रहे हैं। यानी यहां से यहां तक वेव जाती है तो पाथ डिफरेंस आएगा अगर लैम्डा, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा 2 पाई, है ना, तो दोनों इक्विवेलेंट होंगे, यानी 2 पाई का फेज डिफरेंस लैम्डा पाथ डिफरेंस के इक्विवेलेंट है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस अगर इतना है ना, इसको हम पाथ डिफरेंस के टर्म्स में निकाल लें, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस आ जाएगा, पथांतर आ जाएगा, कि इतना पथांतर हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी संपोषी व्यतिकरण होगा। तो 2 पाई फेज डिफरेंस लैम्डा पाथ डिफरेंस के इक्विवेलेंट है। तो सिंपल मैथमेटिक्स जो पढ़ी है, वन फेज डिफरेंस कितने पाथ डिफरेंस के इक्वल होगा, लैम्डा बाई 2 पाई, है ना। तो अगर 2n पाई के बराबर फेज डिफरेंस है तो कितने पाथ डिफरेंस की, देखिए 1 पे इतना इक्विवेलेंट वैल्यू आ रही है, तो ज्यादा पे क्या मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहां आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 2n पाई, है ना, इतना आ जाएगा। तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहां कंडीशन क्या बचेगी n लैम्डा, यानी अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होगा तो p पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी संपोषी व्यतिकरण देगा। इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फेज डिफरेंस के टर्म्स में कंडीशन हमने क्या निकाली, 2n प्लस 1 पाई, जी हाँ, n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक, और अभी देखिए हम लोगों ने यहां जो कंडीशन निकाली वो कंडीशन क्या थी कि 2 पाई फेज डिफरेंस कितने पाथ डिफरेंस के इक्वल है, लैम्डा। ठीक, तो 1 फेज डिफरेंस लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस के इक्वल होगा, यानी 2n प्लस 1 पाई का अगर फेज डिफरेंस है तो कितने पाथ डिफरेंस के इक्वल होगा, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 2n प्लस 1 पाई। अभी पाई से पाई कैंसिल कर दें और इसको आप सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये अगर इतना आपका पाथ डिफरेंस है पी पॉइंट पर जब वेव्स पहुंचती हैं S1 और S2 से, और वहां मिलने पर पाथ डिफरेंस इतना मिलता है, तो पी पॉइंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। तो ये पाथ डिफरेंस के टर्म्स में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, और ये फेज डिफरेंस के टर्म्स में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। तो ये तो डेरिवेशन जो हम लोगों ने किया। अभी बने रही, अभी आपको रिटन मटेरियल भी मिलने वाला है। यहां तो आपने समझ लिया
कुछ स्टूडेंट्स ने नोट डाउन भी कर लिया होगा, लेकिन अच्छे से आप कैसे लिखे मैं यहाँ वो भी मटेरियल आपको अभी देने वाली हूँ। अभी एक और चीज जो रह गई है, हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन करते करते ही निकाला था I मैक्सिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, और निकाला था I मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। तो अगर एग्जाम में पूछा गया है I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो बता दीजिए, या इस पे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो देखिए दोनों इक्वेशन को देखते ही आप समझ गए हैं, एक इक्वेशन को इस दूसरे इक्वेशन से हमें सिर्फ डिवाइड ही तो करना है। क्या आ जाएगा A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। ये आप करेंगे और आपका रिजल्ट आ गया। अगर न्यूमेरिकल आया है तो दोनों वेव के एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू रखिए और I मैक्सिमम I मिनिमम आपका निकल करके आ जाएगा। तो इतना हमें करना है आज के इस पूरे स्टडी में, लेकिन रिटन मटेरियल भी है आपके लिए, तो देख लीजिए। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण की दशाएं क्या होंगी। सो वी हैव, अब देखिए पढ़ते जाना है मुझे, आप नोट कर लेंगे, यहीं से आपको सारा चीजें मिल जानी है और समझ तो आप चुके ही हैं, तो आप तेजी से यहां समझ जाएंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा अब आपका। वी हैव अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट एस, है ना, एस सोर्स, आपको डायग्राम याद होगा और आपने अपने कॉपी में बना भी लिया होगा कि एक एस सोर्स था, एस सोर्स के सामने हमने स्लिट लगाई थी और स्लिट से हमें S1 और S2 सोर्स मिले थे, यहां तक वेव गई थी। ये S से S1 और S से S2 इक्वल डिस्टेंस पे हैं, फिर इनसे वेव्स चली और वो सुपरपोज होती हैं, जिससे स्क्रीन पर हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। ये S मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, S से S1 और S2 बनाया है, तो इसलिए S1 और S2 कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्सेस हैं, ठीक है। तो अब इसे मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगी, आपने नोट कर रखा होगा जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है उसे। यहाँ क्या है, S जो है एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स है एंड टू स्लिट्स S1 एंड S2 इल्यूमिनेटेड बाय S, S से ही इल्यूमिनेट करते हैं S1 और S2 को। सो S1 एंड S2 आर कोहेरेंट सोर्सेस, है ना, S1 एंड S2 आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। S1 और S2 दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d, अगर याद है आपको पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने लिया था यही टर्म लिया था, इसलिए हम यहाँ भी इसी की बात कर रहे हैं। जो S1 और S2 दो सोर्स हम लोगों ने लिए हैं, ठीक है, ये S1 है और ये S2 है, इनके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी ली, स्मॉल d, ठीक है। ये स्मॉल d बहुत कम हमें लेना है, क्यों कम लेना है इसका डेरिवेशन तो हम आगे के वीडियो में करेंगे, पर हम इसे शॉर्ट में आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको पैटर्न दिखाई पड़े, तो पैटर्न दिखाई पड़ने के लिए फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई सफिशिएंट होनी चाहिए, और फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई क्या होती है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। जी हाँ, इसको हम अगले वीडियोस में डिराइव करेंगे। अब ये स्मॉल डी यानी दोनों फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस जब कम होगी तभी तो फ्रिंज की चौड़ाई आपको मिल पाएगी। इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया कि दोनों जो लाइट सोर्सेज हैं S1 और S2 उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम रखी गई है, ठीक है, they are very close to each other and at a equal distance from the source S, ठीक है। S1 and S2 act as point source, दोनों पॉइंट सोर्स की तरह हैं, इसीलिए उनसे आगे वेव फ्रंट निकल रहे हैं दोनों में से चारों तरफ फैलते हुए, ठीक, ये हमने आपको हम लोगों ने डिस्कस किया। और जब वो सुपरपोज होते हैं देन ड्यू टू सुपरपोजिशन गिव्स डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन विद द और उसमें कंडीशन क्या थी, सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज ही हमें मिलती है, डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिली पर सेंटर ओ पर हमें ब्राइट फ्रिंज ही मिलती है। यहां आपको याद होगा यहां पर ब्राइट फ्रिंज ही मिलती है, क्यों, क्योंकि S1 से O तक की डिस्टेंस और S2 से O तक की डिस्टेंस इक्वल है, सिमिट्री है यहाँ पर। तो जब दोनों बराबर डिस्टेंस चल रही हैं, पथांतर जीरो, पाथ डिफरेंस जीरो, और पाथ डिफरेंस जीरो होने पर क्या कंडीशन थी, जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसलिए यहाँ पर जो सेंटर O है वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होकर के ब्राइट फ्रिंज ही आपको मिलती है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट्स आपने यहाँ पे समझ लिया, आपको क्लियर हो गया है। अब सेंटर ओ पर ब्राइट फ्रिंज मिल गई, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिल गए सेंटर ओ के ऊपर और नीचे। इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा, इंटरफेरेंस कहा। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने मैटर दे रखा है। ऐसे एक वर्णी प्रकाश स्रोत है,
जिससे स्लिट S1 और S2 प्रकाशित हैं। S1 और S2 कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हैं। S1 और S2 एक दूसरे से बहुत पास हैं एवं S से बराबर दूरी पर हैं। S1 और S2 बिंदु स्रोत की तरह काम करते हैं, इसलिए इनसे तरंगाग्र प्रत्येक दिशा में फैलता है और अध्यारोपण के कारण पर्दे पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज देता है। दीप्त यानी ब्राइट और अदीप्त यानी डार्क, ठीक है। और केंद्र O पर हमें दीप्त फ्रिंज ही मिलती है और यही घटना क्या है, व्यतिकरण हो गई यहां पर। द ब्राइट फ्रिंज इज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द डार्क फ्रिंज इज ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कौन सी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हुआ, कौन सी डिस्ट्रक्टिव की वजह से। फिर अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हो गया, किसकी वजह से, सुपरपोजिशन की वजह से। सुपरपोजिशन हुआ तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, है ना। डिस्प्लेसमेंट का सम, y1 और y2 के डिस्प्लेसमेंट का सम हमें लेना है। तो यही चीजें भी हमने आपके साथ डिस्कस की थी, जिसे हमने यहाँ पे रिटर्न में आपको दे दिया है। अब y1 और y2 को हमने क्या लिया, जी बिल्कुल जो लेकर के अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, डेरिवेशन किया है पूरा। ये y1 और y2 की वैल्यू इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का रिलेशन मिलने लग जाएगा, जिसमें हमने इसे ओपन किया था sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा के, जिससे ये आया था। थोड़ा सा इसको हमने रीएडजस्ट किया था, यानी इसके साथ हम sin ओमेगा t इसको ले लिए थे और sin ओमेगा t को कॉमन निकाल दिया था, है ना। इस टर्म को एज सच यहाँ लिख लिया था। फिर इसकी जगह हमने क्या माना था, इसकी जगह माना था a cos थीटा और दूसरी साइड a2 sin थीटा की जगह हमने माना था a sin थीटा। एक a cos थीटा, एक a sin थीटा। इन वैल्यूज को जो यहां हमने माना और यहां माना, उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक। तो सब्स्टिट्यूट करने पर हमें ये रिलेशन मिल जाता है, ठीक। इस रिलेशन में आप देखिए कैपिटल A को कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचता है, sin A cos B प्लस cos A sin B, और sin A cos B प्लस cos A sin B क्या होता है, sin A प्लस B, ये टर्म आ जाएगा। ये तो हमें मिल गई जो रिजल्टेंट वेव है ना, वो वेव मिल गई जिसका ये एम्पलीट्यूड है। रिजल्टेंट वेव यानी P पर जो दो वेव पहुंची, उनके सुपरपोजिशन से एक रिजल्टेंट वेव, परिणामी वेव बनी, है ना। दो सुपरपोज होकर के क्या कंबाइंड इफेक्ट दे रहे हैं, वो ये वाली वेव है और इस वेव का एम्पलीट्यूड है A और इस वेव का फेज है ओमेगा t प्लस थीटा, ठीक है। इस वेव का अगर हमें ये एम्पलीट्यूड पता चल जाए तो इसी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर निकालते हैं, जिससे हमने क्या कहा, इंटेंसिटी कह दिया, ठीक। इंटेंसिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी होती है I जो है a स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होती है। देखिए ये चीज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी कर दिया है। सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन इज ड्यू टू अ रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक वेव ऑफ एम्पलीट्यूड A एंड फेज ओमेगा t प्लस थीटा। और ये वही चीज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर बता दिया गया है। फिर हमें क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है, जो अभी कैलकुलेशन में पूरी तरह से हमने आपको बता दिया था कि जो दो इक्वेशन हमने जो मानी थी, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, उनको स्क्वायर करके ऐड करना है। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट से ऐड हो गया, राइट साइड राइट से ऐड हो गया, तो उससे हमें ये इक्वेशन बन के मिल जाएगी। इक्वेशन 4 एंड 5, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इक्वेशन 4, ये दो इक्वेशन हमने जो लिया था ये 4 एंड 5 है, इनको स्क्वायर करके ऐड करिए तो लेफ्ट लेफ्ट स्क्वायर होके ऐड हो जाएगा और राइट राइट स्क्वायर होकर के ऐड हो जाएगा। जैसे ही लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से ऐड करते ही इतना आ गया। अब लेफ्ट साइड में देखिए, अगर हम लेफ्ट साइड में देखते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या है, ये इसको इसके साथ ऐड किया और ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1, इसलिए लेफ्ट साइड में सॉल्व होकर के सिर्फ ए स्क्वायर बच जाता है। और राइट साइड में इस स्क्वायर को ओपन किया। इसको ओपन करने के लिए जी फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब a की जगह a1 और b की जगह a2 cos phi रख दीजिए तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। दूसरे को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इसके साथ इसको ले लिया
तो a2 स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां बचा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई भी होगा 1, इसलिए अगले स्टेप में उसको भी हम 1 कर देंगे, ठीक है। और इसको एज सच यहाँ पे लिख दिया सोल्यूशन में। अब जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं हमें ये a स्क्वायर मिल गया। a स्क्वायर की ये वैल्यू आई, लेकिन a स्क्वायर को हम क्या मान रहे हैं, a स्क्वायर को हम इंटेंसिटी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है a स्क्वायर के, लेकिन जब a स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू i है, इसका मतलब कुछ कोफिशिएंट लग करके हमें मिलना चाहिए, तो कोफिशिएंट k टाइम्स i, k को अगर हम सिंप्लिसिटी की वजह से 1 मान लें तो a स्क्वायर विल बी i, है ना। a स्क्वायर हमें अगर k को 1 मान लें तो a स्क्वायर हो जाएगा i के बराबर, ठीक। अब a स्क्वायर i के बराबर अगर हो जाता है तो फिर हमें क्या रिलेशन मिल गया, ये रिलेशन मिल जाएगा, i इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। यहां से i मिल गया। अब हमें क्या देखना है जी, अभी जो डिस्कस किया, ये i मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई मैक्सिमम है यानी +1, और मिनिमम कब होगा, जब cos फाई मिनिमम है। मैक्सिमम जहां पे होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी संपोषी व्यतिकरण, और मिनिमम जहां पे होगा वो विनाशी व्यतिकरण है। बस इसी चीज को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए, इफ P ऑन द स्क्रीन इज द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी I एट दिस पॉइंट मस्ट बी मैक्सिमम, दैट इज I मैक्स, है ना। और इसी को हिंदी में भी बता दिया गया है, ठीक। और द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज, अब I मैक्सिमम जब होगा तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक। और कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, यानी जो फाई हमने लिया है, एंड पाथ डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन टू वेव्स फ्रॉम स्लिट S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली, ठीक। और क्या आएगी वैल्यू, स्लिट S1 और स्लिट S2 से आने वाले प्रकाश तरंग के लिए संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर एवं पथांतर के रूप में दशाएं, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दशाएं क्या होंगी, अब हमें वो मिल जाएंगी। जैसे ही हम इस cos फाई को मैक्सिमम वैल्यू पर रखेंगे, यानी किस पे, +1, तो cos फाई +1 कब होगा, जबकि फाई की ये वैल्यूज होंगी, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 2n पाई जब फाई की वैल्यू होगी तो I मैक्सिमम होगा, यानी P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, जहां पे n की ये कंडीशन है। तो ये तो फेज डिफरेंस के टर्म्स में आपको मिल गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। लेकिन फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, है ना, ये एक दूसरे से इक्विवेलेंट होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ये उसी चीज को यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिया है हमने कि 2 पाई फेज डिफरेंस लैम्डा पाथ डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है, और जब उनके बीच हम रिलेशन निकालते हैं तो हमें क्या मिला, जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, आपको सिखा दिया है कैसे निकाला गया। फाई की वैल्यू इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स x होता है। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की वैल्यू 2n पाई है, अगर फाई की वैल्यू 2n पाई है तो फाई को रखिए 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स x। इसको सॉल्व करिए तो x निकल जाना है, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, लैम्डा मल्टीप्लाई होके x इज इक्वल टू n लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाथ डिफरेंस के टर्म्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आपको यहां से मिल जाएगी, जो हम लोग पहले भी डिराइव कर चुके हैं। अब अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम देखें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, अब हम उस पर आएंगे फेज डिफरेंस के टर्म्स में भी और पाथ डिफरेंस के टर्म्स में भी, ठीक है। दोनों के टर्म्स में जब हम निकालेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या, ये I की वैल्यू हो मिनिमम, और ये मिनिमम कब होगा, जब cos फाई होगा मिनिमम। cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1, और फाई की किस वैल्यू पर cos फाई -1 होता है, जब फाई की ये वैल्यूज आती हैं, ठीक है। और इतनी वैल्यूज को हम इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं, जहां n की ये वैल्यूज हम लेंगे, n 0 होगा तो फाई की वैल्यू पाई बन जाएगी, n को 1 रख दीजिए तो फाई 3 पाई हो जाएगा, n को 2 रख दीजिए यहाँ पर तो 2 रखते ही फाई की वैल्यू 5 पाई हो जाएगी, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। और फिर वही वाली कंडीशन जो हम लोगों ने निकाली, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन, अगर इसमें फेज डिफरेंस की
फेज डिफरेंस की ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पाथ डिफरेंस ये आ जाएगा, यानी ये तो फेज डिफरेंस के टर्म्स में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन और ये पाथ डिफरेंस के टर्म्स में आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन मिल जाती है। अच्छा, अभी हम लोगों ने आई मैक्सिमम आई मिनिमम की बात की थी। जब ये आई में cos फाई आपका +1 होता है तो आई मैक्सिमम बनता है। ठीक, रखिए +1, देखिए कितना आ गया a1 + a2 होल स्क्वायर। और इसी रिलेशन में जब ये cos फाई -1 होता है तो ये देता है हमें आई मिनिमम, और जब -1 रखते हैं तो आपको क्या मिलता है आई मिनिमम की वैल्यू a1 - a2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहां मुझे लग रहा है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। a1 + a2 होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आपको फॉर्मूला लगाना है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, है ना। और दूसरे वाले में फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लगा रखा है, दूसरे वाले में हमने फॉर्मूला लगाया है a - b होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या आएगी a² + b² - 2ab, है ना। इसकी वैल्यू आएगी a² + b² + 2ab, है ना। इसको रखेंगे तो आपको आई मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हमें रेशियो निकालना है आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का, तो बस जो आई मैक्सिमम का जो रिलेशन आया उससे हमें इस रिलेशन को इस रिलेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें ये लास्ट रिलेशन यहां पर डिराइव होकर के मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशंस होती हैं। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में देखा। अभी हमें बहुत सारी चीजें इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ना है, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, अभी हमने वो भी नहीं निकाला है। तो अभी आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस में हमारे साथ बने रहिए, और आज की वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।